दोस्तों नमस्कार। आज है 5 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग द हिंदू के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स जो कि हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको डिस्कस करेंगे। कल भी हम लोग वीडियो नहीं ला पाए थे, हम कल के भी न्यूज़पेपर को आज के वीडियो में ही इंक्लूड करेंगे। अभी देखो क्या है, जैसा इलेक्शन टाइम प्रोसीड हो रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ ही आ रही है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लीन सीजन है, तो इस वजह से भी ज़्यादा कुछ हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल नहीं रही है ना। थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इलेक्शन से बाहर की तरफ, तब हमको फिर से अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, पॉलिटी बेस्ड हो चाहे इकोनॉमी बेस्ड हो, है ना। तो जितने भी हैं हमको उसमें से चीज़ें निकाल के लाते हैं कि हम बीपीएससी में इससे अपने आंसर्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका काम ये रहेगा कि आप इन लेक्चर्स को अगर देख रहे हैं तो इन लेक्चर्स को देखें, उसके साथ साथ अगर इसकी कुछ नोटिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट टॉपिक नोटिंग कर सकते हैं तो वो ज़रूर करिए। कभी कभी कोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आज काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा 2-3 आर्टिकल्स में, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर आप एक जगह नोट करके रखेंगे तो क्या होगा कि आप अपने आंसर्स में फिर उसको पुट कर सकते हैं, या फिर उनको उन जगह पर लिख के रखिए जहाँ के लिए वो रिलेवेंट है ना। जैसे पॉलिटी के लिए है, जैसे कौन से टॉपिक में चल रहा है, तो लेजिस्लेटर यानी कि पार्लियामेंट चैप्टर का चल रहा है कुछ, है ना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे कुछ चल रहा है, तो प्रिविलेजेस पे जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए, क्योंकि अगर न्यूज़ में रहा है टॉपिक तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो पहला आर्टिकल जो है ये है कि सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेचर्स टेकिंग ब्राइब। ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है, इस आर्टिकल का क्या मतलब है, ठीक है, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए हाउस में बोलता है कुछ, तो हाउस में वो जो भी बातें बोलेगा वो इम्यून रहती हैं किसी भी तरह के लीगल रिपरकशंस से। ठीक है, वो उनको फ्रीडम रहती है कि वो अपना वक्तव्य हाउस में दे सकते हैं, उससे उनको किसी भी तरह की लीगल परेशानी नहीं होगी। ये उनको इम्यूनिटी मिली रहती है एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंतर्गत। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ कैसे हो रहा है, तो अगर हमने आपको फ्रीडम दिया कि आप हाउस में जाके कुछ भी बोलिए, तो लोग क्या कर रहे हैं कि देयर आर वेरी इंस्टेंसेस ऑफ इट, केसेस आए भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है इससे रिलेटेड। जेएमएम ब्राइबरी केस हुआ था, 1998 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो लोग क्या कर रहे हैं अभी कि ब्राइब्स ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। हम तुमसे सपोज पैसा खाएंगे, तुम्हारा सवाल हम किसी मंत्री को पूछेंगे, या अगर किसी मंत्री पे किसी एक मिनिस्टर पे हमको दबाव बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर एमपी को पैसा देंगे, बोलेंगे तुम सबको सवाल पूछो। तो ये जो क्वेश्चनिंग वाला चीज़ है ये हो गया एक तरह से बोले ना तो कैश फॉर क्वेश्चन। तो इस तरह के केसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि privileges and immunities are not gateways to claim exemptions from the general law of land। बहुत बड़ा बात कहा उन्होंने कि प्रिविलेज और इम्यूनिटी आपको दिया गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो यहाँ का कानून है उससे आप ऊपर उठ गए हों, आपको भी उसी कानून के रास्ते से पास होना पड़ेगा। करप्शन और ब्राइबरी वो भी लेजिस्लेचर के मेंबर से अगर रिलेट होता है तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के वेरी फाउंडेशन को वीक कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। तो जब भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी से स्टार्ट करेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट इन ए जजमेंट दैट रिव्यूड द जेएमएम ब्राइबरी केस ऑफ 1998 ऑब्जर्व्ड दैट एंड देन दिस स्टेटमेंट। इसमें वो जिक्र करते हैं और रेफरेंस करते हैं एक सर्टेन जजमेंट का जो 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो था जेएमएम ब्राइबरी केस ऑफ 1998, है ना, जेएमएम ब्राइबरी केस। इस ब्राइबरी केस में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि द लॉ मेकर्स हु टुक ब्राइब्स वेर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर करप्शन इफ़ दे गो अहेड एंड वोट और स्पीक इन द हाउस एज अग्रीड। मतलब अगर कोई मेंबर हैं, उन्होंने ब्राइब ले भी लिया, ठीक है, लेकिन तो भी उनको करप्शन के जो प्रोसिक्यूशन है उससे वो इम्यून रहेंगे, उनके अगेंस्ट करप्शन का प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा। ये चीज़ 1998 में जो जेएमएम ब्राइबरी केस था उसने ये कहा गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक इम्यूनिटी दे रहा था लेजिस्लेटर्स को जो वोट लिए, जिन्होंने वोट दिया या पैसे के लिए बोला हाउस में। तो उसमें चूँकि
जजमेंट दे दिया गया था, लेकिन अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने इसको निरस्त कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो लेजिस्लेटर हैं उनको प्रोसिक्यूशन जो है वो फेस करना पड़ेगा, भले वो सिर्फ पैसा लें, डील के एवज में सिर्फ पैसा लें और ना ही भी बोलें अगर हाउस में जाके, लेकिन अगर पैसा ले लेते हैं तो उसको करप्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको करप्शन चार्जेस के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इनिशिएटिव्स जो है क्या करता है, हमारे जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है हमारे कंट्री का उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट मशीनरी के, ठीक है, उस मशीनरी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे को किस तरह से स्ट्रेंथन करते हैं उसका उदाहरण है ये, कि हाउ जुडिशियरी इज़ प्लगिंग द गैप्स इन द लेजिस्लेटर एंड एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। तो उसका ये भी एग्जाम्पल वहाँ भी इसको कोट किया जा सकता है। अब अगर आप उनको इम्यून कर देंगे, अगर आप उनको कह देंगे कि ठीक है आप कितना भी करप्शन करो, आप पे कोई केस वेस नहीं चलेगा, तो क्या होगा, बहुत ग्रेव सर्कमस्टांसेस होंगे। क्या होगा कि जो करप्शन और ब्राइबरी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर का, वो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी को इरोड कर देगा और मेकिंग देम इम्यून वुड प्लेस देम अंडर द लॉ। इस तरह से वो लॉ के अंदर जा सकते हैं, मतलब जो संविधान है हमारा उसके अंतर्गत ही वो भी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि संविधान से ऊपर जा सकते हैं। तो ये चीज़ है जो काफ़ी न्यूज़ में है और आपके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। आप इसको हर जगह 2-3 जगह कोट तो आराम से कर सकते हैं। फिर एक 2 फोल्ड टेस्ट के बारे में है, ठीक है। इस 2 फोल्ड टेस्ट में कहा गया है कि कोई लेजिस्लेटर इस जो करप्शन के केसेस हैं उससे प्रोसिक्यूशन होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे। वो सिंपल टेस्ट जो है वो 2 फोल्ड टेस्ट कहलाएगा। 2 फोल्ड टेस्ट होगा कि पहला फोल्ड ये होगा कि अगर कोई पैसा लेता है, लेकिन हाँ वो जो बात काम कर रहा है वो ऐसा काम कर रहा है जिससे हाउस की डिग्निटी और अथॉरिटी कलेक्टिव मैनर में, सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, कलेक्टिव मैनर में डिग्निटी और अथॉरिटी इंक्रीज़ हो रही हो। या फिर दूसरा जो 2 फोल्ड टेस्ट का दूसरा पार्ट है वो है कि इफ़ दे वर इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स टू फ्री स्पीच, प्रोटेस्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, तो उनको इम्यूनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर ये दोनों टेस्ट वो पास नहीं करते हैं तो उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और उन पर नॉर्मल प्रोसिक्यूशन चार्जेस चलेंगे, ठीक है। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने थे उन्होंने कुछ पॉलिटिकल साइड्स चेंज किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी पुष्पकमल दहल प्रचंडा, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलेंगे। इस पेज में भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ देखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हमारा GS2 सेक्शन 3 इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट का 1-2 यूनिट जो है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है या क्लाइमेट चेंज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है जो जिस पे हमको अगर कोई आर्टिकल आए तो हमको फोकस करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है जो ये आर्टिकल है, ये न्यू रूल्स फॉर प्लास्टिक यूज़ इन ओडिशाज पार्क्स, ओडिशा के पार्क में प्लास्टिक का यूज़ कितना होगा उसके लिए एक रूल बनाया गया है। तो ये आप एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस तरह प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में सरकार सीरियस है, या फिर कुछ रेलिवेंट केस स्टडीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं कि ओडिशा में जिस तरह से पार्क्स में रूल बनाए गए हैं कि प्लास्टिक का यूज़ कैसा हो, सिमिलर रूल्स कैन बी रेप्लिकेटेड फॉर आवर स्टेट टू, ठीक है। तो यही चीज़ आप कोट कर सकते हैं कि इसमें GS2 सेक्शन 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे। फिर देखेंगे अगला जो है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। रिसेंट में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक डिसीजन दिया था, लैंडमार्क जजमेंट दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क करार दिया था और किसी भी तरह से वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक अच्छा कदम नहीं था। तो इसके लिए फिर से उन्होंने SBI को कहा था कि आप देखो, आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया था, उन्होंने शायद 10 मार्च दिया था, 10 मार्च के अंदर जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से आप जितनी भी पार्टीज़ को आपने पैसा दिया है उनकी आप लिस्ट आप सार्वजनिक करेंगे, अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। अब ये बहुत बड़ी दुविधा की बात होगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अगर ये पता लग जाएगा कौन सी पार्टी को कितना फंड कहाँ से मिला है तो फिर तो खेल शुरू हो जाएगा असली, है ना। तो इस वजह से SBI कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि देखिए सर,
हम अब अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम 10 दिन में उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमको और समय चाहिए, कम से कम 30 जून का हमको समय दे दीजिए ताकि हम जो डिटेल्स हैं उसको डिस्क्लोज़ कर सकें। क्योंकि क्या है, जो भी खरीद के ले गए हैं उसको कहाँ भुनाया गया, वो कोई एक रजिस्टर मेंटेन नहीं है, उसको हमको एक एक केस बाय केस हमको देखना पड़ेगा कि आज तक जितने डोनरशिप हुई है उसको हमको एक टेबल बना के, एक शीट बना के करना पड़ेगा, जो कि लिंक करने का काम है और सब स्कैटर्ड रहता है। एक जगह करने में समय लगेगा, हमको 30 तारीख का समय दीजिए, है ना। तो अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है कि जून 30 तक क्या होगा, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ भी हो, इमीडिएट जनरल इलेक्शन जो बहुत बड़ा इलेक्शन है, जो कि कंट्री का फेट डिसाइड करता है अगले 5 से 10 साल के लिए, तो हम उस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं वो देखने वाली चीज़ है यहाँ पे, कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है इसमें। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमको जानना ज़रूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो क्यों लाए गए थे, उनके साथ इश्यूज़ क्या हैं, रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया था तो सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट्स क्या थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट में, वो इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आंसर लिखेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इसमें आप एटलीस्ट 3-4 पॉइंट लिख देंगे, बस वही आपके आंसर को फ्लावरी कर देगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अलाउ MPs MLAs टू स्पीक विदाउट फियर ऑफ हरासमेंट इन द हाउस। देखो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जस्ट अपोजिट है जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में बोला था। फर्स्ट आर्टिकल में बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलो, लेकिन अगर आप पैसा लेके बोलोगे तो आप पे करप्शन चार्जेस लगेंगे। इसमें कहा गया है कि अगर MPs और स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अगर नहीं बोलेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगी। अगर उनको डर रहेगा, है ना, अगर सपोज़ कोई आज बीजेपी का कोई MP है, अगर सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो कहीं ना कहीं उस पर ड्रास्टिक एक्शन होता ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इससे क्या होगा कि अगली बार से कोई बीजेपी का MP हो सरकार पे कटाक्ष नहीं करेगा, उसके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके एरिया में फंड नहीं पहुंच रहे हैं, उसके एरिया में कुछ इरेगुलरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, तो उस पर अगर कोई क्वेश्चन रेज करता है वो, तो उसको दबा दिया जाता है क्योंकि वो सेम पार्टी से है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आपको उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं लोगों के, वो हाउस में आके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, बजाय सेकेंडरी होते हैं पार्टी के। तो जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हमारी डेमोक्रेसी एक होलसम फॉर्म में स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये लूजन होता जाएगा। एक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी। तो ये आर्टिकल जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको आप देख लेंगे। फिर राज्यसभा इलेक्शन के बारे में है कि राज्यसभा इलेक्शन को बहुत प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा काफ़ी कुछ डिफेक्शन हो रहा है राज्यसभा में भी, है ना। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको समझने वाली चीज़ है कि राज्यसभा आपके लिए इंपॉर्टेंट थीम है। इसमें आपको समझना है कि राज्यसभा का इलेक्शन होता कैसे है, उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, राज्यसभा जो का इलेक्शन होता है तो उनकी मेंबरशिप कितने दिन तक रहती है, वो कब रिटायर करते हैं, उनके रिटायर करने की क्राइटेरिया क्या है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के थ्रू जानना। अब अगला आर्टिकल जो है वो है टाइड ऑफ स्पैम एंड फ्रॉड कॉल्स, फाइल ए कंप्लेन ऑन चक्षु। चक्षु एक पोर्टल है जहाँ पे जैसे आपको स्पैम कॉलर्स बहुत सारे आते हैं ना, मार्केटिंग कॉल्स आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं, तो उनको आप बंद करने का, ऑलरेडी DND एक तरीका होता है डू नॉट डिस्टर्ब, लेकिन वो भी क्रॉस हो जाता है। बहुत सारे, है ना, लीगल क्लॉजेज जो हैं, उन क्लॉजेज को एक एक करके अगर देखें तो बहुत सारे उसमें लूप होल्स लगाते हैं। उन लूप होल्स को क्रॉस करके कंपनीज जो है हमें मैसेज करना स्टार्ट करती है। क्या ट्रांजैक्शनल मैसेजेस जो आते हैं ना, वो स्पैम कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शनल मैसेजेस भेजते हैं तो किसी भी तरह का DND करके रखे हो तो उन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इसीलिए एक चक्षु पोर्टल लाया गया है। ये चक्षु पोर्टल हेल्प करेगा कि यूजर्स टू रिपोर्ट फ्रॉड और स्पैम कॉलर्स, है ना। तो कहाँ मिलेगा ये, sancharsaathi.gov.in में। इसका क्या काम है, ये काम है। इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको आप साइबर सिक्योरिटी में लिख सकते हैं कि जो भी स्पैम कॉल्स और फ्रॉड कॉल्स का अभी ट्रेंड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है ना, तो उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है चक्षु। चक्षु के अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी स्पैम कॉल अगर फ्रॉड कॉल आती है तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं और ऑफिशियल एक्शंस और ऑफिशियल प्रोसीजर्स जो हैं उस पर लागू किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस निकाला है टू रिकवर डैमेज कॉस्ट। मतलब अगर कोई
राइट करेगा, कोई प्रोटेस्ट करेगा, उससे अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो सरकार लायबल है। अगर आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोटेस्टर्स को तो उनसे पैसा वसूला जाएगा जो भी उन्होंने डैमेज किया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आर्टिकल जो है WTO से रिलेटेड है। WTO कंटिन्यूज टू स्ट्रगल टू फोस्टर फ्री एंड फेयर ट्रेड। अब देखो WTO के बारे में तुमको जानना ज़रूरी है। WTO कब आया था, GATT से WTO का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे और क्यों हुआ था, इंडिया WTO का मेंबर कब बना, WTO में होने के इंडिया के पास क्या क्या फ़ायदे हैं, WTO में होने से इंडिया के क्या क्या नुकसान हैं। अब WTO की जो वर्किंग है वो किस तरह से वेस्ट इन्फ्लुएंस्ड रहती है, वो किस तरह से फ्री और फेयर ट्रेड बस नाम का है, बाकी जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर कंट्री को के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बायसनेस है, उन बायसनेस को आपको समझना होगा, वो इश्यूज़ आएंगे। अब वे फॉरवर्ड होगा कि WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमको ज़रूरी है इस अभी के टाइम पे, क्योंकि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करना अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कॉपरेशन से ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉपरेशन से रहते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो रेगुलेट करे उन सब की फंक्शनिंग को। उसके लिए WTO बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कोई एडिटोरियल भी काम का नहीं है जो आपके BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। अगर कुछ दूसरा जैसे रसिया नॉर्थ कोरिया टाइज, हम क्या करेंगे जान के इसको, है ना। हम ऐसा सवाल नहीं पूछते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में BPSC में, तो वही सवाल देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। संदेश खाली या पॉलिटिकल है, आप पढ़ लो, इसको समझ में भी आ जाएगा, क्या करोगे इसका, ठीक है। तो ये पूछेगा नहीं ऐसा। चलो यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू मस्ट गो थ्रू दिस। सारे न्यूज़पेपर में यही एक आर्टिकल मुझे लगा जो आज एकदम से काम का है और एकदम से पढ़ने लायक है। इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, हमारे BPSC का बहुत प्रोमिनेंट थीम है। GS2 सेक्शन 3 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी काफ़ी डिटेल से बताया गया है अध्यक्ष में। हमने उसको 3 स्टेजेस किस तरह से चल रहे हैं, 3 स्टेजेस में किस तरह से इक्विपमेंट के डेवलपमेंट्स हुए, अब उन 3 स्टेजेस के आने के बाद क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं उसके, वो सब है। अब जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स थे, अब जो हम देख रहे हैं कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आ रहे हैं। इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा। उनकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। उसमें किस तरह से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसकी भी चर्चा मैंने अपनी वीडियो में की है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या रोल होता है ना। तो ये हो जाएगा। फिर स्टेज 2 की क्या वैल्यू है, वो हो जाएगा। चैलेंजेस क्या हैं, वो हो जाएगा स्टेज 2 का। तो ये आर्टिकल जो है ना, अगर आप दक्ष में हैं तो ये आर्टिकल आपको वहाँ मिल जाएगा और इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगा आने वाले टाइम पे, है ना, इसी आर्टिकल पे बेस्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है BPSC का, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें जितना अच्छे से प्रिपेयर करके रखे उतना बेटर होता है, ठीक है। इसके बाद आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ रेलिवेंट नहीं था। अब हम देखते हैं कल का न्यूज़पेपर। तो कल के न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसा ही है ना, कि ज़्यादा कुछ है नहीं, सरकार का गुणगान है, या फिर जैसे अभी बेंगलुरु में टेरर अटैक हुआ है तो अभी उसका केस जो है NIA को दिया गया। हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ इतना रेलिवेंट है बम ब्लास्ट कहाँ हुआ, अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है, केस किसके पास गया है, बस। इससे ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है हमारे लिए जानने के लिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम, यहाँ पे एक है कलेश्वरम प्रोजेक्ट। ये कलेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है ना, बहुत बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कौन से स्टेट में हो रहा है, इस कौन कौन सी नदी इससे इन्फ्लुएंस्ड होगी, कौन कौन से एरियाज इससे फ़ायदे में रहेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ देता है, प्रोजेक्ट का नाम दे देगा, हीराकुड प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट दे देगा, कलेश्वरम प्रोजेक्ट दे देगा, 3-4 नाम दे देगा, आप उसको मैच द फॉलोइंग करते रहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखो, तो एक तेलंगाना में एक कमेटी बनाई गई है स्कूल में टू चेक ड्रग एब्यूज़। देखिए ड्रग एब्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अभी देखिए जितने भी यूथ वाला एरिया, जैसे राजस्थान में कोटा है, वहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के में एडमिशन के लिए तैयारी की जाती है, मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पे ड्रग एब्यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। सिमिलरली और भी जैसे दिल्ली का कुछ एरिया है, फिर पंजाब वाला कुछ एरिया है, तो उन सब एरियाज़ में लुधियाना, इस सब जगह पे क्या है ना, ड्रग एब्यूज़ काफ़ी बढ़ गया है।
तो ड्रग एब्यूज़ कम करने के लिए सरकार को कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, चूँकि हमारे लिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे DOSP टारगेट कर रहे हैं तो आपके इंटरव्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ड्रग एब्यूज़ है, ड्रग एब्यूज़ को चेक करने के लिए तेलंगाना ने क्या किया, एक कमेटी बनाई है स्कूल्स में। वो स्कूल्स में कमेटी जो है देख रेख करेगी, काउंसलिंग करेगी स्टूडेंट का, उनके फ़ायदे नुकसान बताएगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो आर्टिकल है, ये PM टू विटनेस लॉन्च ऑफ कोर लोडिंग ऑफ रिएक्टर्स इन तमिलनाडु टुडे। दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज तमिलनाडु में कौन सा प्लांट है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे आपको ये सीख मिलती है कि आप एक इंडिया का मैप बनाएंगे, उसमें कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, उन सब की एक लिस्टिंग करेंगे और सबको मैप पे लोकेट करेंगे। कभी कभी वो ईस्ट टू वेस्ट लगाने या नॉर्थ टू साउथ लगाने न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूछ सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर अगर टफ करना चाहें क्वेश्चन को तो ज्योग्राफी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या है, ये जो है इसमें 2-3 कीवर्ड्स हैं। कुडनकुलम में हो रहा है, जगह का नाम कालपक्कम है ना। वो जो एक भाविनी है, भाविनी क्या है, भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड, आपको पूछ सकता है भाविनी इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो, थर्मल, है ना, या फिर और कुछ दे देगा, सोलर। तो भाविनी किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है ना। तो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बनेगा इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। आज का जो आर्टिकल आया है उसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया, ऑलरेडी उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की गई है, तो उसी की शुरुआत की गई है भाविनी के द्वारा, है ना। तो रिएक्टर कोर में क्या होता है, क्या कैसे होता है, आज का जो आर्टिकल पढ़ लेंगे तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किसके सहयोग से बनाया गया है, वो रशिया के सहयोग से बनाया गया है। अभी इंडिया के पास किस चीज़ का ज़्यादा रिज़र्व है, थोरियम का है या यूरेनियम का है, तो आप देख लेंगे थोरियम का रिज़र्व है, इसलिए उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डेवलप की जा रही हैं। और अभी जो टेक्नोलॉजी आई है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडिया में और ज़्यादा एडवांस करने के लिए, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतना हम क्यों एडवांस कर रहे हैं, तो वो एक अलग क्वेश्चन है ना, कि कोई ये सवाल भी आता है इस बार कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अब देखो इसको थोड़ा अलग एंगल से खेलना है। हमारा नेट जीरो टारगेट है ना, पंचामृत हमने बताया था। उसके साथ साथ हम 2030 तक अपन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को फेज आउट करने की कोशिश में लगे हैं। हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के इस्तेमाल में और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश में हैं। हम नॉन पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स के पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स के स्क्रैप के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और उसी के चीज़ों से आगे चलती रहती है। आप इसको फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें तो कलकत्ता हाई कोर्ट जज टू रिज़ाइन हिंट सेट टेकिंग फुल प्लंज। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट जज रिज़ाइन करके अगर चुनाव लड़ना चाहते हों तो ये तो समझ में आता है कि चुनाव लड़ेंगे, तो लेकिन ये भी समझ में आता है कि अगर आज वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कल रात में सोए और सुबह उठ के उनको ख्याल आ गया। तो ये चीज़ कुछ ना कुछ टाइम से चल रहा होगा, 1-2 साल से चले, 3-4 साल से चले, 5-6 साल से चले। तो इस टाइम पे जब वो काम कर रहे होंगे तो उनके वर्किंग पे उनके पर्सनल ऑब्लिगेशन का इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा, उनका पर्सनल एम्बिशन का इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा। वो तो बिल्कुल चाह रहे होंगे कि किस तरह से जिस पार्टी से वो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं उनको क्विड प्रो क्यों करें, उनको फ़ायदा दें तभी तो उनको टिकट मिलेगा। तो ये चीज़ है जुडिशियल इम्प्रॉपरिटी का, जिस पे आर्टिकल आप लिख सकते हैं जुडिशरी में कि अभी इश्यूज़ क्या हैं जुडिशरी के, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक तो गवर्नर बनाया गया, एक को राज्यसभा मेंबर बनाया गया, है ना कहीं वो ओहदे में काफ़ी ऊपर थे लेकिन उनको डाउनग्रेड किया गया, और कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तभी ऐसा हुआ। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, क्या हुआ नहीं हुआ वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम लोग उसमें पढ़ने वाले भी नहीं हैं और किसी ने देखा नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। बट ये एक एनालिसिस वाला पार्ट है कि इश्यूज़ क्या हैं। एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि जब आप जॉब कर रहे हैं उसके बाद जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं उसके बीच में 2 साल का गैप, 3 साल का गैप होना चाहिए, ताकि रिसेंट में आप कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हो यहाँ पे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें करनी ज़रूरी हैं ताकि ये वाला चीज़ कम किया जा सके। और अभी ये काफ़ी इंक्रीज़ है और काफ़ी इंक्रीज़ होगा भी। देखो 2 चीज़ होता है, अभी तुम बनना चाह रहे हो ब्यूरोक्रेट, जब ब्यूरोक्रेट बनोगे ना, जब काम करना शुरू करोगे तो लगेगा कि हम कहाँ फंस गए, ये तो इससे घटिया जगह कुछ हो ही नहीं सकती है ना। फिर तुम्हारा एम्बिशन आएगा कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें।
पैसा कमाओगे, पैसा कमा के स्टोर करोगे, 8-10 करोड़ में टिकट लोगे, फिर चुनाव लड़ोगे। एक बार चुनाव लड़ लिए तो फिर तुमको ब्यूरोक्रेसी जो है एकदम छोटा दिखने लगेगा। वही चीज़ होती है कि जब भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो भी हायर पोजीशंस पे हैं, वो अपने एम्बिशंस को भुगाना चाहते हैं अपने पोजीशंस के मार्फत, और वो तब होता है जब अपने पोजीशंस का मिसयूटिलाइजेशन करते हैं। चलिए, इसके अलावा कल के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं था जो आप एकदम से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो 2-3 कीवर्ड है वो हम देख लेते हैं। एडवांस लैंडिंग सिस्टम एट एयरपोर्ट्स, है ना, ये हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, आपके जानकारी के लिए ठीक है। एडवांस लैंडिंग सिस्टम क्या होता है, उसमें एक ILS है, ये एक स्टैंडर्ड प्रिसीजिंग लैंडिंग एड है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है, जो एक्यूरेट लैटरल और वर्टिकल गाइडेंस देता है एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के वक्त रनवे पे, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर रेजोनेंस फेनामेना क्या होता है, रेजोनेंस फेनामेना क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है, ये आपके फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। फिर देखें यहाँ पे कि GDP नंबर्स ब्रिंग चीयर इन इलेक्शन ईयर बट नीड मोर स्क्रूटनी, मतलब GDP के नंबर को किस तरह से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, या कहें तो उसको एक हायर फिगर दिखाने के लिए उनके कैलकुलेशन के तरीके में, प्रोसीजर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किस तरह के चेंजेस किए जाते हैं, वो इसमें डिस्कशन किया गया है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि नंबर्स बढ़े, लेकिन ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन नंबर्स के साथ साथ डेवलपमेंट पे भी फोकस है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर GS2 सेक्शन 1, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारा वन ऑफ द मेजर थीम है। तो अभी क्या है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखो, कभी पार्टी कूद के उधर चले जाते हैं, अगर वो उनको लगता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो रिज़ाइन कर देते हैं, फिर वो नए तरीके से खड़े हो जाते हैं। हम कितना भी अमेंडमेंट कर लें, एंटी डिफेक्शन लॉ को कितना भी टाइट कर लें, लेकिन चीज़ें वहीं के वहीं हैं। तो उसमें क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ला सकती है, अभी की प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से ग्रीम हुई है, उसके 3-4 एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। फिर इन एग्जाम्पल्स के बाद आप देखेंगे कि सरकार को और क्या क्या प्रावधान लाने चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप उनको फ्री स्पीच करने का राइट दो, लेकिन आप फ्री स्पीच करने का राइट तो दोगे, लेकिन फिर अगर वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, करप्शन करेंगे, दूसरी पार्टी से पैसा लेके बोलेंगे, तो फिर तो वो ख़त्म हो गया ना, उसका कंसेप्ट ही जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये आर्टिकल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में किस तरह से रिफॉर्म होने चाहिए उसकी बात करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखें, इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है जो आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज़ कि द पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स आर envisaged इन आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लीव रूम फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ अनकोडिफाइड एंड अनएन्यूमरेटेड प्रिविलेजेस टू कंटिन्यू। असेस द रीजंस फॉर द एब्सेंस ऑफ लीगल कोडिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी एड्रेस्ड। ये तुम थोड़ा बढ़ाओगे, ये UPSC का क्वेश्चन है, तुम इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे, इसको लिखोगे कितने में, 400 वर्ड्स में, और ये होगा तुम्हारा 38 मार्कर। इसको ज़रूर से अपलोड करना, हमारे वेबसाइट पे। जैसे वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आंसर राइटिंग लिखा हुआ है, जैसे आंसर राइटिंग क्लिक करोगे तो आज का डेट तुमको दिख जाएगा, वहाँ जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ अपलोड कर सकते हो तुम, ठीक है। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।